टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, टेक्निक्स, टेक्निक्स क्या है प्रिंसिपल्स की साइंटिफिक मैनेजमेंट की, कि अगर आपको साइंटिफिकली मैनेज करना है कुछ भी तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक है बेटा फंक्शनल फॉर्मैनशिप। याद रखो कौन सी टेक्निक है, फंक्शनल फॉर्मैनशिप। इस टेक्निक में नाम से क्लियर हो रहा है, देखना फोरमैन, फोरमैन कौन होता है बताएगा कोई? जो लोअर लेवल पे काम करता है ना, वर्कर्स का हेड, उसको फोरमैन बोलते हैं। तो अगर मैं लेवल्स में बात करूं, यहाँ पे लोअर लेवल पे कौन होते हैं, फोरमैन होते हैं। जस्ट किसके ऊपर, वर्कर्स के ऊपर। ये वर्कर्स है, वर्कर्स के जस्ट ऊपर कौन होता है, फोरमैन होता है। मानते हो इस चीज को? अब आपको समझना क्या है इसके अंदर, मेन चीज ध्यान से समझना। पहले वर्ड का मतलब क्या है, टेक्निक का मतलब क्या है, फंक्शनल फॉर्मैनशिप, है ना। सिंपली इसका सिंपल एक मीनिंग देखो, जो भी फॉर्मैन पर्सन, मतलब एक फॉर्मैन कौन है, वर्कर्स का एक्सपर्ट, वो जो भी फंक्शनिंग करेगा उसकी फंक्शनिंग की क्वालिटी इंप्रूव कर देना, ये मेन काम है। ये मीनिंग है इस वर्ड का कि फॉर्मैन जो फॉर्मैनशिप करता है, जो भी काम करता है उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर देना, उसके फंक्शन को इंप्रूव कर देना, क्या कहलाता है, फंक्शनल फॉर्मैनशिप। लेकिन ये टेक्निक फॉलो कैसे होती है ये समझाती है। तो वर्ड का मतलब है फंक्शनल फॉर्मैनशिप। टेक्निक फॉलो कैसे होती है, इसमें सिंपली आपने एक बात मेंशन करनी है, क्या कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल पूरी ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में बांट दिया जाएगा। कितने पार्ट्स में, 2। ठीक है, डिवीजन कर दी जाएगी पूरी एंटरप्राइज की 2 पार्ट्स में। अब ये जो 2 पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स के अंदर सभी समझेंगे अच्छे से, एक पार्ट बना दिया जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और दूसरा बना दिया जाएगा एग्जीक्यूशन, मतलब एक प्लानिंग और एक प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन को ही एग्जीक्यूशन बोल दिया जाता है। तो एक बना दिया मैंने प्लानिंग, ठीक है, और एक बना दिया प्रोडक्शन। समझ गए सभी? अभी जो ये प्लानिंग है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, इसके आगे फर्दर काम को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसके आगे फर्दर एक्सपर्ट्स बना देंगे। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को 2 पार्ट्स में बांट दिया, इसके आगे एक्सपर्ट्स 1 2 3 4, इसके आगे एक एक्सपर्ट्स 4। ये टोटल कितने हो गए, 8 एक्सपर्ट हो गए, 8 फोरमैन। एक्सपर्ट्स को फोरमैन बोलेंगे। ये एक्सपर्ट्स सारे के सारे मिलके किसको ऑर्डर देंगे, वर्कर्स। ये वर्कर्स है, ठीक है। ये 8 एक्सपर्ट मिलके वर्कर्स को ऑर्डर देंगे। ये देखो, ये सारे के सारे वर्कर्स को ऑर्डर दे रहे हैं। अब यहाँ पे जब आप इस टेक्निक को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि टोटल वर्क को 2 पार्ट्स में बांट के फर्दर एक पार्ट के आगे फर्दर 4 पार्ट्स, फिर दूसरे पार्ट के आगे फर्दर 4 पार्ट्स, फिर उसके नीचे कौन है, वर्कर्स। 8 वर्कर मिलके और 8 फोरमैन मिलके वर्कर्स को ऑर्डर दे रहे हैं। इसके बाद आपको इसके बारे में कुछ बताना होगा, फंक्शनल फॉर्मैनशिप के बारे में, कि इसके अंदर मेन क्या हुई। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, तो आपको पहला पॉइंट ये बनाना है मीनिंग लिखने के बाद, इसमें डिवीजन ऑफ वर्क होती है, काम को बांटा जाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आपको ये बनाना है कि डिवीजन ऑफ वर्क तो फॉलो हो रहा है, 8 लोग मिलके वर्कर्स को ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड क्या हो जाता है, वायलेट। यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो गया। ठीक है, क्यों वायलेट हो गया, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड कहता है एक वर्कर एक टाइम पे एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव करेगा, लेकिन वहां तो एक वर्कर 8 लोगों से ऑर्डर रिसीव कर, ये 8 अपने अपने काम में एक्सपर्ट है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट कर रहा है, पर इस बात को जस्टिफाई करो कि यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करना सही भी है। अगर ये क्वेश्चन पुट कर ले तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? बड़ी सिंपल चीज आपको वहां पे एक्सप्लेन करनी होगी कि नो डाउट यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करे, बट अब एक एक्सपर्ट है,
पे एक्सपर्ट है, जिस काम में वो एक्सपर्ट है वो काम तो वो अच्छे से करवा लेगा, अगर वो एक ही बंदा ऑर्डर देता है तो। बाकी बंदे ऑर्डर देते हैं तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा ना, ये सुनो। क्योंकि देखो, ये अगर बाकी कामों का भी ऑर्डर देता है, एग्जाम्पल देती हूँ, तुम लोग बिजनेस स्टडीज मुझसे कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं बिजनेस स्टडीज की एक्सपर्ट हूँ, तो तुम लोग बहुत अच्छा स्कोर करोगे बिजनेस स्टडीज में, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अकाउंट्स भी मैं करा देती हूँ, इकोनॉमिक्स भी मैं करा देती हूँ, इंग्लिश भी मैं करा देती हूँ, सब कुछ मैं करा देती हूँ, तुम बिजनेस में तो अच्छा कर जाओगे, कहीं ना कहीं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स इन सब में क्या रह जाओगे, पीछे रह जाओगे। तो इसी तरह से कह रहे कि एक एक्सपर्ट अपने काम का ऑर्डर दे रहे हैं, वो काम तो वर्कर्स अच्छे से कर देंगे, अगर वो एक ही देता है तो, और कोई नहीं देता, यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं तो कहते हैं बाकी काम जो एक्सपर्ट से ऑर्डर मिलेंगे नहीं, वो खुद एक्सपर्ट है नहीं, तो ऑब्वियसली वर्कर जो बाकी काम अच्छे से नहीं करेगा, जो इसको आता है सिर्फ वही अच्छे से करेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल ये देना चाह रही हूँ इन शॉर्ट कि हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे वायलेट होता है, क्योंकि यहाँ पे एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर नहीं देता, क्योंकि 8 लोग ऑर्डर दे गए। अब यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट होना जायज है, क्यों जायज है, क्योंकि अगर एक वर्कर 8 तरह के काम करता है, जो काम उसके बॉस को आता है एक तरह का करना जिसमें वो एक्सपर्ट है, वो एक काम तो वो अच्छे से कर देगा, बाकी 7 काम जो उसके बॉस को भी नहीं आते वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो एक काम में एक्सपर्टनेस से गाइडेंस ले रहा है एक्सपर्ट से, तो वो अच्छे से करेगा, बाकी 7 काम बेकार करेगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्कर अगर 8 एक्सपर्ट से गाइडेंस लेंगे तो 8 काम वर्कर क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक तरीके से करेंगे, इसलिए यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेट होना जायज भी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लानिंग के अंदर 4 हेड कौन है, एक्सपर्ट, इनके नाम। प्रोडक्शन के अंदर 4 हेड कौन है, जो भी है एक्सपर्ट्स, कॉमन बोलते हैं हम इनको, इनके नाम और इनकी फंक्शन, कि ये क्या क्या फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर 4 लोग कौन है, इसके अंदर 4 लोग कौन है, इसके अंदर सबसे पहला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक है, इसका काम क्या है सुनना सभी, बिल्कुल इजी है, कि ये क्या करता है, कार्ड लेता है एक, उस पर इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करता है, ड्राफ्ट करके हैंड ओवर कर देता है उस कार्ड को इस बंदे को, गैंग बॉस को। लेकिन आप लोगों ने नहीं लिखना गैंग बॉस को हैंड ओवर करता है कि नहीं, लिखना हो तो अच्छी बात है, टीचर को पता चलेगा, नॉलेज है बच्चे को, अच्छी बात है, बट आपने मेन बात ये लिखनी है कि प्लानिंग के अंदर है ना, प्लानिंग वाले सारे बैठे बैठे काम करते हैं, सोचने का सिर्फ। ठीक है, प्लानिंग के अंदर वाले सारे काम बैठे बैठे करेंगे, तो बैठे बैठे इंस्ट्रक्शंस बनाता है, ड्राफ्ट करता है सारी और आगे देता है। रूट क्लर्क, रूट क्लर्क क्या करता है, रास्ता डिसाइड करता है, किस रास्ते से कि प्रोडक्ट कौन सी प्रोसेसेस में से होके जाएगा, कि पहले मशीन ए से पास होएगा तो ये प्रोडक्ट निकलेगा, बी से, फिर उसी प्रोडक्ट को बी से पास किया जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोसेसेस। डिफरेंट प्रोसेसेस जो है उसका वे डिसाइड किया जाता है, उसको रूट क्लर्क बोलते हैं। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये क्या बताता है बेटा, ये टाइम और कॉस्ट शीट बना के देता है, जिसका साफ साफ मतलब है कि लिख के देता है कि ये काम इतने टाइम के अंदर और इतने खर्चे में हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बना के देगा। डिसिप्लिनेरियन रूल्स और रेगुलेशन बना के देते हैं कि इस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके ही काम करना। तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन, रूट, टाइम एंड कॉस्ट और डिसिप्लिनेरियन। फिर इसके बाद आता है बेटा प्रोडक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन, जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर 4 एक्सपर्ट है। फर्स्ट है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का सिंपल काम ये होगा कि मशीनों की टाइमली रिपेयर चेक करना, अगर कोई गलती है, सपोज भी कोई किसी मशीन में कोई फॉल्ट है, रिपेयर की जरूरत है, तो टाइमली करवा दो, क्योंकि ऑन द सपोर्ट अगर मशीन खराब होगी उसके बाद रिपेयर कराएंगे तो फिर एक बार के लिए प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो टाइम टू टाइम रिपेयर कराते हो। गैंग बॉस बिल्कुल इजी, ये इंश्योर करता है कि जो सामान मटेरियल चाहिए किसके लिए, वर्किंग करने के लिए, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, वो मटेरियल अवेलेबल भी है या फिर नहीं है, उसको बोलते हैं गैंग बॉस। फिर है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस ये देखता है कि जिस टाइम और टाइम के अंदर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने काम करने को बोला था, क्या उसी टाइम में काम पूरा हो रहा है, स्पीड सही चल रही है कि नहीं, नहीं चल रही तो इंप्रूवमेंट की तरफ भागता है वो। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का सिंपल काम है इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन किस चीज की, क्वालिटी, क्वालिटी चेक करता है क्या प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छा है या फिर नहीं है। अगर कोई जैसे सैंपल उठाया, उसकी क्वालिटी चेक की, जो क्वालिटी सोची थी वही क्वालिटी है या फिर नहीं, ये किसके अंदर देखा जाता है, इंस्पेक्टर देखता है। अब देखो
ये 8 के 8 लोग मिलके वर्कर्स को क्या देते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, और वर्कर्स इनकी बात को मानते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन देखो, फंक्शनल फॉर्मैनशिप में आपने लिखना क्या है, पहले बताना है कि फॉर्मैन की जो फॉर्मैन फंक्शन करता है उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना। फंक्शनल फॉर्मैनशिप का मीनिंग है ये फॉर्मैन है, ठीक है, ये एक्सपर्ट की फॉर्म में हम इनको रखेंगे कि एक बंदा एक ही काम करेगा, जैसे इंस्ट्रक्शन कार्ड सिर्फ इंस्ट्रक्शंस बनाएगा तो वो अपनी क्वालिटी अच्छी रखेगा ना, इंस्ट्रक्शंस तो ढंग से बनाएगा। अब इधर से स्पीड बॉस को सिर्फ स्पीड का ध्यान रखना है तो वो अपना स्पीड का काम अच्छे से करेगा। तो इन सब की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बनाई गई है ताकि एक्सपर्ट्स की फॉर्म में बांट दिया जाए। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है कि फंक्शनल फॉर्मैनशिप में क्या करते हैं, पहले काम को बांटते हैं, ठीक है, प्लानिंग और प्रोडक्शन के अंदर। प्लानिंग के अंदर 4 फोरमैन अलग से बिठा देते हैं, प्रोडक्शन के अंदर 4 फोरमैन अलग से, सारे के सारे मिलके किसको ऑर्डर देते हैं, वर्कर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शनल फॉर्मैनशिप में सिंपल डिवीजन ऑफ वर्क फॉलो होता है, यूनिटी ऑफ कमांड वॉलेट होता है, और ये 8 लोगों के नाम हाईलाइट करके अंडरलाइन करके इनका फंक्शन जो ये काम करते हैं आपको एक्सप्लेन करते हैं। समझ गए सभी, यस और नो। नेक्स्ट टेक्निक कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें नाम से साफ क्लियर है, डिफरेंशियल, डिफरेंट, पीस वेज, वेज मतलब काम के अकॉर्डिंग, जितना काम आप करोगे, जितना पीस करोगे, पीस मतलब वर्क, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी। ये टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो इक्विटी को वायलेट करती है। किसको वायलेट करती है, इक्विटी, ठीक है। तो नेक्स्ट टेक्निक हम लिखते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ठीक है। जिसका साफ साफ मतलब क्या है कि जो वर्कर अच्छा परफॉर्म करे, जो अच्छा काम करे, ज्यादा काम करे, उसको वेजेस ज्यादा दो, और जो वर्कर ठीक ठीक परफॉर्म करता है तो उसको वेजेस कम दो। सिंपल मीनिंग ये। पहली बात ये लिखनी है कि ये टेक्निक जो कि किसकी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की, एफडब्ल्यू टेलर ने propound की है। इसके अंदर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट। पहली बात ये मेंशन करनी है, डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव, ठीक है। चलो मैंने ये लाइन क्यों लिखवाई, एक केस स्टडी में एज इट इज आती है कि नेम द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन विच देयर शुड बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। तो वहां पे लगता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। कैसे करती है डिस्क्रिमिनेट, देखो काम को करते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है, स्टैंडर्ड टारगेट, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय जैसे टारगेट लिया 1000 यूनिट्स, जो 1000 यूनिट्स बना देगा, मतलब स्टैंडर्ड अचीव कर लेगा, टारगेट पूरा कर देगा, उसको तो दे देगी हाई वेज रेट, और जो नहीं कर पाएगा उसको दे देगी लो वेज रेट। आगे समझ, हाई वेज रेट एंड लो वेज रेट। तो ये टेक्निक एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में डिस्क्रिमिनेट करती है, और इसके अंदर जो आपने एक टारगेट सेट किए, उस टारगेट के अंदर 2 वेज रेट डिसाइड कर लिए जाते हैं, एक हाई वेज रेट और एक लो वेज रेट। हाई वेज रेट किनको मिलता है, दोस्त who achieve the target, जिन्होंने स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया। और लो वेज रेट किसको मिलता है, जिन्होंने स्टैंडर्ड को अचीव नहीं किया। जैसे हाई वेज रेट है ₹10 पर यूनिट, और लो वेज रेट है ₹5 पर यूनिट। वर्कर को टारगेट दिया गया कि आपने 1000 यूनिट्स बनानी है, जो 1000 बना लेगा उसको हर यूनिट के बदले में कितने मिलेंगे, 10 रुपीज, तो 10,000 लेके जाएगा घर। जो 1000 से कम बनाएगा, सपोज टू बी किसी वर्कर ने 5000 ही बनाई, 500, 1000 से कम, तो हर यूनिट के बदले में 5 रुपीज ही मिलेंगे, 2500 रुपीज ही वो लेके जाएगा। हो गया ना भेदभाव। ये तो एफिशिएंट वर्कर्स हैं जो अच्छे से काम कर लेते हैं, उनको वेज रेट भी ज्यादा मिल रहे हैं, जो अच्छे से नहीं कर पा रहे
उनको लो वेज रेट भी बोल देते हैं, लो वेज रेट मिल रहा है तो भेदभाव हो रहा है ना, लेकिन ये भेदभाव अच्छा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है। पता है आपको क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर। वर्कर्स को सबसे ज्यादा मोटिवेशन इसी से मिलती है कि एटलीस्ट एक दिन में अगर 1000 तो बना ले ताकि हर यूनिट के बदले में 10 रुपीज मिले, तो वर्कर मोटिवेट होके कोशिश करता है कि हर यूनिट के बदले में क्या कर सके, 1000 बनाए। मतलब एक दिन में 1000 तो प्रोड्यूस करे ही करे ताकि हर यूनिट के बदले में 10 रुपीज ले सके। आगे समझ? इसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब अगली बात जो आपको बतानी चाहिए, जैसे ही एफिशिएंट इनएफिशिएंट पे भेदभाव करता है तो यहाँ पे फेयोल का प्रिंसिपल जो इक्विटी है वो क्या हो जाता है, वॉयलेट। क्लियर एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट है वर्क स्टडी। ठीक है, वर्क स्टडी के अंदर टाइप्स हैं। कौन कौन सी होती है वर्क स्टडी के अंदर? सुनो, सबसे पहले है मेथड स्टडी, ठीक, फिर मोशन, फैटीग, और लास्ट टाइम स्टडी। इनमें से सबसे इजी जो है वो है फैटीग स्टडी। अभी हमने दो की ना, आप इसको ऐसे नहीं कहोगे कि थर्ड स्टडी जो है वो है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी एक अलग है, थर्ड इसको मानो मेथड, मोशन, फैटीग, टाइम। ठीक है, ओके। चलो सबसे पहले है मेथड स्टडी, सबसे इजी करते हैं, पहले फैटीग करते हैं। फैटीग क्या होता है? कहता है कि स्टडी है ना, स्टडी मतलब डिटरमाइन करना। साफ साफ फैटीग ये कहता है कि एक काम को कंटिन्यूसली कोई भी पर्सन कर करके उसमें क्या हो जाता है, टायर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? टायर्ड, थक जाता है। तो अगर वो कंटिन्यूसली एक ही काम को कर करके थक रहा है ना, टायर्ड हो रहा है, तो उसके बाद टायर्ड होने के बाद उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये टेक्निक कहती है कि एक पर्सन कितने टाइम तक अच्छे से काम कर सकता है उसको स्टडी करो, और जब वो थक जाता है उसको उसमें क्या दे दो, रेस्ट दे दो। उसकी टायर्डनेस को क्या करो, जो भी उसकी टायर्डनेस होती है तो कितनी देर बाद आती है, कितने टाइम तक अच्छे से काम कर पाता है, उसको स्टडी करके फिर उसको क्या दे दो, रेस्ट इंटरवल दे दो। तो ये टेक्निक का साफ साफ मतलब यही है, अमाउंट और फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना रेस्ट इंटरवल की, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी। कितना देना है रेस्ट इंटरवल और कितनी देर बाद देना है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, फैटीग। अगर ये स्टडी कर लोगे तो कहते हैं रेस्ट देने के बाद जब एक एम्प्लॉय दोबारा काम करना शुरू करेगा ना तो उसकी एफिशिएंसी वापस से वही हो जाएगी। वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, डजंट मैटर। जैसे कि एक पर्सन 7 से 8 घंटे काम करता है, तो 3 घंटे बाद वो बहुत थक गया, आपने उसको ब्रेक नहीं दिया। शुरू के 3 घंटे में तो उसने वही बना दी 1000 यूनिट्स, फिर थक गया, रेस्ट नहीं दिया, अगले 3 घंटे में वो 200 भी नहीं बना पाएगा और एफिशिएंसी कम होगी। लेकिन अगर आप इसमें से 1 घंटे का ब्रेक दे दो, अगले कितने घंटे, सपोज भी 2 घंटे बचे, तो उसके अंदर आराम से 700-800 और बना देगा। आगे समझ, क्योंकि एनर्जी लेवल बढ़ जाता है ब्रेक लेने के बाद। क्लियर एवरीवन? दिस इज कॉल्ड फैटीग। ठीक है, तो फैटीग के अंदर इतना ही था। ये दोनों जो है ना, तीनों, टाइम, मेथड, मोशन, ये थोड़ा ढंग से करना है। मोशन को सिंप्लीफिकेशन से रिलेट कराना है मुझे, और टाइम और मेथड के ऑब्जेक्टिव्स करने हैं मेनली, कि ऑब्जेक्टिव्स ही आते हैं पेपर के अंदर ज्यादातर।
तो ये अच्छे से डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है।